सर्कल पे थे भाई। ठीक, सर्कल में हम कहाँ तक पहुँचे थे? सर्कल में हम पहले अच्छा थ्योरम बता देते हैं, भूल गए होगे। एक्सरसाइज 15.2 की जो थ्योरम थी फिर से बता दे रहे हैं, भूल गए हो तो कोई बात नहीं है, याद है तो अच्छी बात है। दो थ्योरम है ना, नंबर क्या है तुम्हें पता नहीं भाई, 6 7 नंबर थे जो भी थे। थ्योरम क्या थी, अगर एक सर्कल है और उस सर्कल में एक पैरेलो सॉरी क्वाड्रिलेटरल बना है तो पहले तो उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, चाहे जैसा बना हो। उसमें जो इंटीरियर एंगल, अपोजिट इंटीरियर एंगल होते हैं, ये वाला और ये वाला, इनको प्लस करके 180 आता है। मतलब x प्लस वाई अगर करेंगे तो 180 आएगा, पहला थ्योरम। ठीक है, या फिर z, इसको अगर हम z मान लें, इसको a मान लें, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो z प्लस a 180 आएगा। पहला थ्योरम ये होता है। दूसरा थ्योरम कहता है, इसी में बता देते हैं, थ्योरम 2 भी। ठीक है, रिकैप करा रहे हैं, ये अगर लाइन अगर आगे बढ़ाओगे, ठीक, कहीं पे भी किसी कोने में जाके लाइन आगे बढ़ाओ तो ये जो एंगल बनता है ये एक्सटीरियर एंगल होता है। ठीक है, ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। मतलब अगर ये z लिखा हुआ है तो ये भी हमारा z होगा, ये हमारा थ्योरम कहता है। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हम बताने जा रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 हम बोर्ड पे कॉपी कर रहे हैं, एक सेकंड रुकना जरा। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, बड़ा ही आसान सा सिंपल सा टाइप क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ए बी सी डी अगर ये बड़ा वाला जो पूरा ये जो बना हुआ है, ये अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो कहने का मतलब इनका ये है कि अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो मतलब ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है लिखा हुआ है। मतलब ये वाली साइड, ये वाली साइड जो है, अरे ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के इक्वल है, टोटल साइड की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, उस केस में पता लगाना है या बताना है हमें कि ये जो है ये इसके पैरेलल है, और तो कुछ नहीं लिखा है। हाँ, वो सर्कल पासिंग वसिंग जो लिखा हुआ है उसके बाद बताना, प्रूफ करना है। प्रूफ करना है कि ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है। बी ई शुड बी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, डी ई जो है वो पैरेलल होनी चाहिए बी सी के। तो फटाफट बताओ, कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, कुछ याद आ रहा है तो बताओ। लाइन पैरेलल करने का क्या तरीका है, कुछ बता सकते हो? आइडिया किसी को, कोई भाई, कोई आइडिया नहीं है? देखो, लाइन पैरेलल करने का तरीका जो होता है, लाइन पैरेलल करने का तो वैसे तो एक ही तरीका होता है, टू प्रूव, हम लिख देते हैं, कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, टू प्रूव लाइन इज पैरेलल। ठीक है, इसका एक ही तरीका है। क्या तरीका है भाई? इसका तरीका है कि अल्टरनेट एंगल या करस्पॉन्डिंग एंगल या जो भी एंगल बनते हैं उसके हिसाब से निकाल लो। अगर ये लाइन है, इसके बीच में ये लाइन जा रही है, बीच से पास हो रही है, इन दोनों को पैरेलल प्रूव करना है, तो ये एंगल ये इसके इक्वल आ जाए या इन दोनों का सम 90 डिग्री सॉरी 180 आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए जो कि पैरेलल प्रूव कर दे करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका, क्योंकि ट्रायंगल बन रहा है तो हम सिमिलर ट्रायंगल की मदद से भी कर सकते हैं वैसे तो उसको, करना चाहो तो, लेकिन थोड़ा कठिन पड़ जाएगा, इसलिए हम पहले तरीके से ही करते हैं। ठीक, किसी के दिमाग में अगर होगा तो सिमिलर ट्रायंगल की मदद से भी शायद कर सकता है, पक्का नहीं है, हमें ट्राई मार सकते हो। हम सिंपल तरीके से करने जा रहे हैं। क्या करना है भाई, सबसे पहले तो ए बी जो है गिवन, क्या है, ए बी जो है वो ए सी के इक्वल गिवन है। ए बी ए सी के इक्वल गिवन है, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, पहले तो हमने ये निकाल लिया। ठीक है, ये एक्स है, ये भी एक्स है। ठीक है, ये दोनों एक्स हैं। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा, अगर हम गौर से देखें, थोड़ा इसको फिगर को बना देते हैं, चलो बना ही देते हैं। ये हमारा फिगर बन गया। ठीक है, यहाँ इस फिगर में अगर हम एक इस शेप का ट्रायंगल बना लें, सॉरी फिगर बना लें, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया ना। ए, ये डी ई लिखा है, ये बी सी लिखा है, ये आधा फिगर बनाया मैंने, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। उस केस में ये लाइन अगर आगे बढ़ाओगे और ये एंगल अगर बनाओगे तो एक्सटीरियर एंगल हो गया। ये एक्सटीरियर एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। मतलब अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है।
कैसे पता? थ्योरम 2 ऑफ दिस चैप्टर, इस एक्सरसाइज की जो थ्योरम 2 है कि इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है, उससे हम प्रूव कर लेंगे। तो मतलब अगर ये एक्स है तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ये भी एक्स होना चाहिए। अब आ गया, दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन में अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, मतलब दो पैरेलल लाइन थी, एक ये सॉरी दो लाइन थी जिसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, तो दोनों आपस में पैरेलल होती हैं। तो एक लाइन थी बी सी, एक लाइन थी डी ई, जिसमें से ये लाइन जा रही थी, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हमने प्रूव कर दिया है। कैसे प्रूव किया है? एक यूज़ किया आइसोसेलेस थ्योरम, आइसोसेलेस एंगल बना लिया इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर। उसके बाद फिर दूसरा थ्योरम टू स्टेप है, उनसे अगर हमने प्रूव कर दिया है तो हमें ये भी प्रूव हो गया कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। होपफुली समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो पूछ लो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कराते हैं अब। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लग रहा है, देखने में देखते हैं क्या होता है। ये एक क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर कॉर्ड, ठीक है मान लिया हमने, एंड सर्कल आर प्रोड्यूस, ठीक है भाई। प्रूव दैट ट्रायंगल ओ डी बी, ट्रायंगल ओ डी बी मतलब ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है छोटा वाला, एंड ओ ए सी, अच्छा छोटा वाला और ये जो ट्रायंगल बन रहा है बड़ा वाला, ओ डी बी ट्रायंगल की बात करी गई है एंड ओ ए सी ट्रायंगल की बात करी गई है। प्रूव करना सिमिलर है, अच्छा ये तो आसान है। गिवन दैट, क्या क्या गिवन है, अब हम ट्रायंगल हटाते हैं यहाँ से। गिवन क्या क्या है भाई? सी डी की लेंथ, मतलब ये लेंथ जो है टू, ये वाली जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, वो 2 सेंटीमीटर की मान ली हमने, ठीक है भाई, या 2 ही लिख देते हैं खाली। डी ओ डी की वैल्यू जो है वो 6 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है वो 6 है मान लिया भाई हमने। बी ओ या ओ बी की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू जो है वो 3 है, ये भी मान लिया हमने, ये 3 लिख लिया हमने। और एरिया ऑफ कैलकुलेट, अच्छा एरिया ऑफ क्यू ए डी देख लेते हैं एक बार। सर 15th क्वेश्चन एक बार दिखा दीजिए। 15 क्वेश्चन दिखा दें, देख लो भाई 15 क्वेश्चन। देख लें। सर इसको कोरेस्पॉन्डिंग एंगल करके पैरेलल प्रूफ करेंगे। हाँ करस्पॉन्डिंग एंगल, इस ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं। ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गया। फिर हमें पता चला कि अगर ये हम कौन सा क्वाड्रिलेटरल देखें, ये वाला, अगर हम ये वाला क्वाड्रिलेटरल देखें, ये वाला अंदर वाला, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये वाला एंगल जो एक्स है वो इसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर अपोजिट एंगल के, है ना, एक्सटीरियर एंगल सॉरी इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। इसलिए ये जो है ये भी एक्स हो गया। फिर हमें पता चला कि अगर ये एक्स है और ये भी एक्स है तो दोनों हैं इंटीरियर अपोजिट है, तो मतलब इक्वल हो जाएगा। ठीक, यस सर। चलो अब यहाँ पे आ जाओ। हाँ यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे भाई? एरिया ऑफ बी ओ लिखा है और उसके बाद ये कुछ नहीं लिखा है। एक सेकेंड रुकना। सी डी 2 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, हाँ ठीक है, हाँ ये लाइन कुछ नहीं लिखी है भाई। फिर कैलकुलेट ए बी लिखा हुआ है, मिस प्रिंट है। कैलकुलेट ए बी लिखा हुआ है। ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल सी ए बी डी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी। ठीक है, ये अपॉन करके निकालना है भाई, देखते हैं अभी क्या निकलता है। फिलहाल पहले तो ए बी कैलकुलेट करना है। ए बी मतलब ये वाली साइड कैलकुलेट करनी है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? ऑब्वियसली पहले तुम्हें सिमिलर दिखाना है। अगर सिमिलर आ गया तो स्टेप सारे आसान है, सब हो जाएगा। सिमिलर कैसे दिखाएंगे दोनों ट्रायंगल भाई? कौन से ट्रायंगल सिमिलर दिखाने पहले देख लो। ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर कैसे दिखा सकते हो बताओ फटाफट।
कोई प्रॉपर्टी लगाना चाहते हो या पैरेलल प्रूव करना चाहते हो? पैरेलल प्रूव कर दिया तब भी सिमिलर आ सकते हैं, प्रॉपर्टी भी लग सकती है चाहो तो। क्या क्या प्रॉपर्टी वो हमें बतानी है? बताओ भाई, या नीचे लिख देते हैं उसको। इन ट्रायंगल ओ ए सी एंड ट्रायंगल ओ डी बी, दो ट्रायंगल हैं, ओ ए सी ट्रायंगल है और ओ डी बी ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल में हमें कुछ करना है भाई, कुछ सॉरी सिमिलर प्रूव करना है इन दो ट्रायंगल को। तो हम कैसे कर सकते हैं बताओ? एक तो एंगल ओ, तो एंगल ओ जो है वो तो एंगल ओ के इक्वल हो गया बिकॉज कॉमन। ठीक है, बाकी कुछ बताने की कोशिश करो भाई, कुछ एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा दो, या सॉरी कुछ, हाँ, थ्योरम टू लगा के ये जो इसके इक्वल है, ऐसा कुछ लगाना चाहते हो? देखो ज़रा, कुछ लगता है तो बताओ भाई। किसी को समझ में आया भाई? नहीं आया? चलो भाई, या तो हालत बहुत बुरी चल रही है तुम लोग की, या तो भाई तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम बोलना नहीं चाह रहे हो। समझ में आ रहा है, बोलना नहीं चाह रहे हो, तब तो कोई बात नहीं है। हालत बुरी चल रही है तो देख लो भाई अपना। ये जो बना है अंदर, मतलब ये वाला पार्ट जो बना है, ये एक क्या लिखा है, ए है, बी है, डी है और सी है। ये इस अंदर वाले फिगर को क्या बोलते हैं भाई? कोई बताना चाहेगा? इस अंदर वाले फिगर को क्या? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। वेरी गुड, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आ गया तो दो प्रॉपर्टी है, दोनों में से कोई प्रॉपर्टी लगा दो। ठीक है, अब देखो जरा, अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं ऐसे करके और इसको आगे बढ़ाते हैं ऐसे करके, ठीक है, ये वाली लाइन बनाई, ये वाली लाइन बनाई है, थोड़ी अच्छी नहीं बनाई है लेकिन फिर भी मान लो। तो ये वाला जो ये वाला एंगल होता है, दूसरे कलर से बनाते हैं, इससे बना देते हैं। ये वाला जो एंगल होता है वो सर इस आपकी वाले, सर आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? किस किस को मेरी आवाज़ नहीं आ रही भाई? बाकी सबको आवाज़ आ रही है मेरी या नहीं आ रही है? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। हाँ शुभ बताओ। सर आपकी वॉइस थोड़ी नहीं आ रही सर, स्क्रीन नहीं, सर स्क्रीन और वॉइस नहीं दिख रही थी। स्क्रीन और वॉइस नहीं दिख रही है? किसी और के साथ भी स्क्रीन का कोई सर इशू? स्क्रीन नहीं दिख रही, वॉइस आ नहीं रही है। अच्छा, बड़े दिक्कत की बात है यार ये। किसी और के साथ भी इशू है भाई ये? नो नो सर। सर। चलो, किसी और के साथ इशू है तो ज़रा हाथ खड़ा कर दो भाई अपना। सर दिखने लगी अब। देखने लगी? चलो भाई, तो हम क्या बता रहे थे भाई? हम बता रहे थे ये अगर क्या बोलते हैं, सर्कल है, सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना है तो उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, किसी और रेड से कर दे क्या, एक्सटीरियर एंगल जो होता है ये वो इसके इक्वल होता है। मतलब अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है। ठीक है, वैसे ही अगर इस लाइन को हमने आगे बढ़ाया, अगर हमने इसको वाई मान लिया, तो अंदर का अपोजिट एंगल जो कि ये भी वाई हो गया। थ्योरम टू है, सिंपल सी बात है। मतलब अगर ये y है तो ये भी y है। ठीक है, ये x है तो ये भी x है। ठीक है, तो हमारा काम बन गया था। क्या काम बन गया ज़रा देख लेते हैं। दो एंगल निकालने थे, तीनों एंगल हमने निकाल के बैठ गए। तो क्या कर सकते हैं, हाँ, हम कह सकते हैं कोई भी एक ले लो या दोनों ले लो। हम कह सकते हैं कि इस वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में, सी ए ओ जो एंगल है, ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं हम, सी ए ओ जो एंगल है वो इक्वल है ये वाले एंगल के। इस एंगल का नाम है बी डी ओ। ठीक है, कैसे? थ्योरम टू जो इस चैप्टर की है। मतलब एक्सटीरियर एंगल जो है वो इंटीरियर, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। इस थ्योरम की मदद से हमने ये प्रूफ कर दिया। ठीक, चाहो तो तुम तीसरा तीसरा भी लिख लो, हम तीसरा भी लिख दे रहे हैं। ये वाला एंगल जो है, ये वाला इसके इक्वल है। तो ए सी ओ की बात कर रहे हैं जो कि इक्वल हो जाएगा बी डी, सॉरी डी बी ओ, मतलब कि ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एंगल मतलब ये भी थ्योरम टू से ही होगा। तो
ऑब्वियसली तुम्हें पता है दो ट्रायंगल सिमिलर करने के लिए हमें दो ही एंगल की जरूरत पड़ती है, तो तुम चाहो तो इन तीनों में से कोई भी दो रीजन लिख देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। और जैसे ही तुमने रीजन लिखा वैसे ही तुम्हें ट्रायंगल ओ ए सी लिख लेते हैं। ओ ए सी जो है वो सिमिलर किसके आ जाएगा भाई, ओ के साथ ओ लिखोगे, ए के साथ आप लिखोगे डी, ए के साथ आप लिखोगे डी, सी के साथ आप लिखोगे बी, तो सी के साथ आपने लिख दिया बी, मतलब ये जो है ओ डी बी। ऑर्डर चेंज हुआ है देखो, ठीक है। ओ ए सी जो ट्रायंगल है वो ओ डी बी के इक्वल है, ओ ए सी ओ डी बी के इक्वल है, तो हम आगे काम कर सकते हैं। तो इतना बड़ा नोट कर लो आराम से, ठीक है। तीनों ही रीजन लिख देना, एग्जाम में दो लिखने हैं, ठीक है। रफ में लिख लेना, अभी याद रहेगा बात के लिए। लिख लेना तो बता देना भाई। लिख लिया, आगे बढ़े। चलो भाई। यस सर। हाँ, अब देखो, अब दोनों ट्रायंगल इक्वल में प्रूव कर दिए हैं, मतलब हमने यहाँ पे लिख लेते हैं, हम ट्रायंगल ओ ए सी को सिमिलर प्रूव कर दिया है, सॉरी ओ डी बी के सिमिलर प्रूव कर दिया, तो हम ये हटा देते हैं, भाड़ में जाए भाई ये हमने सिमिलर प्रूव कर दिया। तो अब हम क्या करते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ 6 है, इसकी लेंथ 3 है, तो इसकी लेंथ बताओ भाई कितनी होगी। इसकी लेंथ x मान लेते हैं, या कन्फ्यूजन हो रहा है तो चलो x ही मान लेते हैं, इसकी लेंथ x मान लेते हैं। तो हमें पता है यहाँ से जब सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं तो इसकी साइड, इसको भी नीचे ही लिख देते हैं, एंगल ओ नहीं सॉरी ट्रायंगल ओ ए सी को सिमिलर हमने प्रूव कर दिया है ट्रायंगल ओ डी बी के। अगर हमने ऐसा कर दिया है तो हमें पता है, क्या पता है भाई हमें, हमें पता है कि ओ ए, ये ओ लिखा है बेटा, इसको डी मत समझ लेना कोई, ओ ए अपॉन ओ डी, इसका पहला दूसरा साथ में इसका पहला दूसरा इज इक्वल टू इसका दूसरा तीसरा मतलब ए सी, तो इसका भी दूसरा तीसरा मतलब डी बी शुड बी इक्वल टू इसका पहला तीसरा ओ सी, तो इसका पहला तीसरा वो भी ओ, वो ओ बी, ठीक है। तो मतलब अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर पता है तो हमें ये चीज़ भी पता है। ये कहाँ से आया भाई, सिमिलैरिटी वाले चैप्टर से आया। नहीं पढ़ा है तो फिर से पढ़ लेना एक बार जाके, ठीक है, थ्योरम ही पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। इसमें से हमें क्या क्या पता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सी डी हमें पता है। अच्छा सी डी नहीं आ रहा है, ओके, तो एक काम करते हैं, हम दूसरी थ्योरम लगा देते हैं, ठीक है। दूसरी थ्योरम क्या होती है, सी डी अगर लगाना है तुम्हें तो या तो तुम ऐसा कर सकते हो, सी डी की लेंथ, सी डी की लेंथ है 2 सेंटीमीटर और डी ओ की लेंथ जो है वो 6 है, तो टोटल सी ओ की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 + 6 हो जाएगी, या 8 कह सकते हैं उसको। टोटल सी से लेके यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी 2 + 6 मतलब कि 8 सेंटीमीटर। इस बात में तो किसी को दिक्कत नहीं होगी आई थिंक, ठीक है। वैसे ही यस। तो हाँ, वैसे ही यहाँ पे लिख लेते हैं, टोटल एओ की जो लेंथ होगी, ए से लेके ओ तक की जो लेंथ होगी वो x + 3 हो जाएगी, ठीक है। अब हम ढूंढते हैं ये कहाँ पे है, ए ओ, ये ए ओ वाला पार्ट यहाँ पे हम दूसरे पेन से मार्क कर देते हैं, ए ओ वाला पार्ट ये वाला है, ठीक है। इसमें ए ओ भी आ रहा है और ये क्या है, सी, ए ओ आ रहा है यहाँ पे, सी ओ आ रहा है यहाँ पे, तो इन दोनों को ले लेते हैं साथ में। ए ओ यहाँ पे आ रहा है, सी ओ यहाँ पे आ रहा है, तो इन दोनों को अगर साथ में रखेंगे तो ओ ए, ओ ए अपॉन ओ डी जो है वो ओ सी अपॉन ओ बी हो जाएगा भाई, ठीक है। अब इस केस में ओ ए की लेंथ जो है x + 3 है, देखो यहाँ पे लिखी हुई है। सी से लेके ओ तक की, या पहले डी ओ निकाल लेते हैं, डी ओ की लिया, ओ डी की लेंथ जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक वाली, ये 6 दी हुई है मान लिया हमने। ओ सी की लेंथ कितनी दी है, सी से लेके ओ तक की लेंथ कितनी है, टोटल 8 है, वेरी गुड। और बी ओ की लेंथ कितनी है, 3 है, क्वेश्चन में दी है, यहाँ से लेके यहाँ तक बी ओ है, उसकी लेंथ 3 है।
तो जब हमने इक्वेशन में वैल्यू रख दी तो हमें बस एक ही वेरिएबल बचा x, जिसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, इज इक्वल टू 8 इंटू 6/3, जो कि काट पीट लेना, देख लेना अपने हिसाब से। तो ये 16 माइनस 3 हो जाएगा, मतलब 13 हो जाएगा आंसर। यस सर। 13 सेंटीमीटर लिखना मत भूलना भाई, लेकिन ठीक है, सेंटीमीटर में क्वेश्चन में दिया है, इसलिए सेंटीमीटर आंसर में भी होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये नोट कर लो फटाफट, x की वैल्यू आ गई, मतलब जो निकालना था वो आ गया। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं करने के। चलो भाई नोट कर लिया, आगे बढ़ें। चलो इतना तो हमने कर लिया है। ये स्टेटमेंट एक काम करते हैं, फिर से लिख लेते हैं। ओ ए सी जो है वो सिमिलर टू ओ डी बी है। ठीक है, इसको लिखा ही रहने देते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं भाई। अब बाकी सब तो हमने कर लिया है, अब ये एरिया का जहाँ में वो करना है बस हमें। एरिया वाला अगर हमारे पास निकल आए तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, एरिया वाला कैसे निकालेंगे भाई? देखो, एरिया किसका रेशियो में निकालना है? ओ ए सी मतलब टोटल एरिया ये वाला, ठीक है, अपॉन में हमें करना है ये वाला एरिया। तो हमें इसका एरिया तो हमें पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, या हम ऊपर लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ बी डी। ओ बी डी मतलब ये वाला ट्रायंगल छोटा वाला, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल टोटल वाला, मतलब कि ओ ए सी, जो जो अभी सिमिलर किए थे उन्हीं ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, टोटल वाला। इन दोनों का एरिया हमें पता है, इन दोनों का एरिया का रेशियो हमें पता है। इन दोनों के एरिया का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? वो होता है भाई किसी भी साइड के रेशियो के इक्वल। तो किसी भी साइड का रेशियो ले लो। देखो ये रेशियो लिखा है, इसको हमने ले लिया। तो ये 8/3 के, अब देख लें एक बार सही से मिला लें। ओ सी नीचे वाले में आ रही है, देखो ओ सी नीचे वाले में आ रही है, तो 8 नीचे आएगा, 3 ऊपर आएगा, इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ हम एक काम करते हैं, फिर से लिख देते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल जो है वो ओ डी अपॉन ओ सी के इक्वल होगा। ओ डी की वैल्यू या डी ओ की वैल्यू जो है वो 6 दी है, डी ओ की वैल्यू 6 दी है। ओ डी और ओ सी, कुछ गलत तो नहीं लिखा हमने? अ, अच्छा, ये ट्रायंगल हमने गलत लिख रखा है, इसकी दिक्कत हो रही है। ये ओ डी बी के इक्वल है, ओके। तो ये ओ बी अपॉन ओ सी के इक्वल है। ठीक है, ओ बी जो है वो ओ बी कितना है? ओ बी है यहाँ से यहाँ तक वाला, ओ बी जो है वो 3 है। ठीक है, और ओ सी कितना है? ओ सी मतलब यहाँ से यहाँ तक ओ सी है हमारे पास 8। अब सही है। ठीक है, हमने ट्रायंगल आगे पीछे लिख दिया था सिमिलैरिटी में, तो हमें थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो अगर नीचे से फर्स्ट थर्ड लिया है तो ऊपर से भी फर्स्ट थर्ड लेना पड़ेगा, मतलब बी ओ अपॉन सॉरी ओ बी अपॉन ओ सी ले लेंगे। ओ बी की लेंथ जो है वो क्वेश्चन में दी है, देखो यहाँ पे लिखी हुई है 3 सेंटीमीटर, और सी ओ की लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, मतलब 8 सेंटीमीटर, अभी लॉजिक बताया था। तो इनका इनका स्क्वायर होता है, तो इनका हमने स्क्वायर लिख लिया भाई। ठीक है, इनका स्क्वायर अगर हमने लिख लिया तो उसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं भाई, क्या निकालना था? हाँ, अब देखो यहाँ पे अगर हम डिविडेंडो लगा दें, डिविडेंडो लगा दें हम, कौन एक हमने दो चैप्टर यूज़ कर लिए इस क्वेश्चन में, हमने सिमिलैरिटी का चैप्टर भी यूज़ कर लिया है। ठीक है, और अब हम एक प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की।
प्रोपोर्शन की, एग्जैक्टली रेशियो की प्रॉपर्टी नहीं है, चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, और प्रॉपर्टी है प्रोपोर्शन की, जिसका नाम डिविडेंडो है। ठीक है, डिविडेंडो। डिविडेंडो में ऊपर वाला, सॉरी डिविडेंडो नहीं, कॉम्पोनेंडो लगानी पड़ेगी, प्लस करना पड़ेगा। प्लस करना है, क्या करना है भाई? नीचे ओएसी होना चाहिए, ठीक है, ऊपर जो है हमें इतना चाहिए, ठीक है, प्लस कर देंगे तो पूरा आ जाएगा। हाँ डिविडेंडो लगा देंगे, सॉरी, हाँ डिविडेंडो लगा देंगे भाई यहाँ पे। अगर डिविडेंडो लगाएंगे तो एरिया ऑफ ओ डी बी जो है वो माइनस एरिया ऑफ ओ ए सी हो जाएगा, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी हो जाएगा, शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे वही होगा 3, अच्छा इसको स्क्वायर कर लेते हैं पहले, यहाँ पे 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर मतलब 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आएगा वो यहाँ पे आएगा 9 माइनस 64 अपॉन 64। अब ये बताओ किसी को ऐसा है, किसी को जिसको डिविडेंडो प्रॉपर्टी नहीं याद है, नहीं पता है, तो हाथ खड़ा कर दो फटाफट, वो रिकैप करा देते हैं। सबको पता है, वेरी गुड भाई। तो सर रिकैप करा दीजिए। रिकैप करा दे रहे हैं भाई। रिकैप ये था कि मान लो a अपॉन बी जो है वो c अपॉन डी के इक्वल है, ये प्रोपोर्शन हो गया। इसमें अगर डिविडेंडो लगाओगे तो ये a जो हो जाएगा वो a माइनस बी, ए की जगह लिख दोगे a माइनस उसके नीचे जो डिनोमिनेटर लिखा है अपॉन बी लिख दिया, शुड बी इक्वल टू, अगर एल एच एस ऐसे चेंज करोगे तो आर एच एस भी ऐसे ही चेंज हो जाएगा, सी माइनस डी अपॉन डी। ये प्रॉपर्टी है डिविडेंडो। अगर ये चीज़ ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी आपस में इक्वल होना चाहिए, बस ये कहती है डिविडेंडो। ठीक है, और यही काम हमने किया है। इसको एक काम करो, कॉपी पर नोट कर लो। सर कॉम्पोनेंडो भी बता दीजिए फिर। कॉम्पोनेंटो बता देते हैं, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। इसमें कॉम्पोनेंटो लगाते हो, कॉम्पोनेंटो कहता है कि अगर ये आपस में, ये फ्रैक्शन आपस में इक्वल है तो अगर a प्लस बी अपॉन बी करेंगे इज इक्वल टू, ये जो होगा किसके इक्वल होगा, c प्लस डी अपॉन डी के। इसको इसके डिनोमिनेटर से प्लस किया, अपॉन इसका डिनोमिनेटर कर दिया, तो जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा, इसको इसके डिनोमिनेटर से प्लस किया अपॉन डी कर दिया। कॉम्पोनेंटो प्लस वाली प्रॉपर्टी है और डिविडेंडो माइनस वाली प्रॉपर्टी, बस इतना ही और कुछ नहीं। ठीक, यस सर। हाँ इसको नोट कर लो फटाफट। ठीक है, ये रिकैप या जो भी लिख के नोट कर लो साइड में, नोट कर लें तो बताना, उसको बता देंगे अच्छे से। नोट कर लिया? चलो आगे बढ़ते हैं भाई अब। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम इस वाले को भी मिटा देते हैं, जगह थोड़ी कम बन रही है, तो इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया। अब कॉम्पोनेंटो तुम जान गए, सॉरी डिविडेंडो अगर तुम जान गए हो तो एक काम करते हैं, फिर से कराते हैं उसको। देखो ज़रा, ठीक है, अब देखना ज़रा, एरिया ऑफ, हमने क्या लिखा था, ओ कौन सिमिलर थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ डी बी जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ डी बी जो है शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी। ठीक है, इन दोनों का सॉरी इन दोनों का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, किसी भी एक साइड को ले लो, किसी भी एक साइड के रेशियो को ले लो। तुम चाहे तो ओ, इसमें फर्स्ट थर्ड लिया है ओ बी, तो नीचे वाले में फर्स्ट थर्ड लेना पड़ेगा, है ना। तो कोई भी साइड अगर तुम ले लो, किसी भी साइड का, अगर इसमें ओ डी लेते हो फर्स्ट सेकेंड तो इसमें भी फर्स्ट सेकेंड लेना पड़ेगा। किसी भी साइड का रेशियो ले लो और उस साइड के रेशियो को स्क्वायर कर दो तो उसके एरिया का रेशियो आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी है भाई। ठीक है, किसी भी साइड को ले लो, ठीक है, उसका स्क्वायर, उसके रेशियो को स्क्वायर कर दो तो हमारा एरिया का रेशियो आ जाएगा, ये हमें प्रॉपर्टी कहती है। ये पता कहाँ से चला हमें,
सिमिलैरिटी वाले चैप्टर्स पता चला, ये खाली थ्योरम है। ठीक है, इस थ्योरम में अगर हम वैल्यू रखें तो बी ओ मतलब ये वाली, हाँ ओ बी की वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू कितनी है भाई, ये वाली वैल्यू आपके पास है 3, तो ये वैल्यू है 3। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो यहाँ लिखी है 3 है, अपॉन ओ सी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल वैल्यू, ये 2 है ये 6 है मतलब ये 8 हो गया। ठीक है, तो ये मतलब हमें पता ये चला, यहाँ से पता ये चला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ डी बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी जो है वो 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 8 का स्क्वायर मतलब 64, ये हो गया। ठीक है, अब हम इसमें कॉम्पोनेंट, अब हम इसमें डिविडेंडो लगाने जा रहे हैं, सॉरी इसमें अप्लाइंग डिविडेंडो, अप्लाइंग डिविडेंडो। ठीक है, डिविडेंडो मतलब माइनस, मतलब ये जो न्यूमरेटर लिखा है, न्यूमरेटर क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ डी बी, इसको माइनस कर दो इसके इसी के डिनोमिनेटर से, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी के, तो जो मिलेगा अपॉन कर दो उसको, जो डिनोमिनेटर लिखा था उसी को लिख दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी, तो जो मिलेगा वो इक्वल होगा, इसका न्यूमरेटर लिख लो माइनस डिनोमिनेटर कर लो, अपॉन में वही डिनोमिनेटर लिख दो, इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो ज़रा अगर हम फिगर देखें फिर से, तो ये जो ऊपर स्टेटमेंट लिखा है वो हमसे क्या कह रहा है, हम फिगर जाके देखते हैं। ठीक है, ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा है वो हमसे कह रहा है, हम एक काम करते हैं स्टेटमेंट यहाँ लिख देते हैं बगल में। स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ट्रायंगल ओ डी बी जो है उसको माइनस करना है ट्रायंगल ओ ए सी से। ठीक है, ट्रायंगल ओ ए सी से मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल ये बड़े वाले ट्रायंगल से माइनस करना है। ठीक है, छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल से अगर माइनस करोगे तो ये एरिया आएगा ना, बड़े वाले ट्रायंगल से मैं अगर छोटा ट्रायंगल माइनस कर दिया तो ये एरिया आएगा। पहले तो हम एक काम करते हैं, इसको सेटल करके लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आंसर नेगेटिव में आ रहा है, यहाँ पे भी आंसर नेगेटिव में आ रहा है, तो ऊपर तो हम दोनों को पलट देते हैं ताकि हमारा आंसर पॉजिटिव में आए। ठीक है, तो हम पहले तो पलट देते हैं, चाहो तो उसको बाद में भी कर सकते हो। तो पहले हमने इसको बड़ी चीज़ आगे लिखी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए सी बड़ा ट्रायंगल है इसलिए हमने आगे लिखा, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ डी बी, ये छोटा ट्रायंगल है इसलिए हमने पीछे लिखा। ये हमने कर दिया है। ठीक है, तो हमें दूसरी तरफ भी यही करना पड़ेगा ताकि साइन जो है सही से कन्वर्ट हो जाए। तो इसको भी माइनस का 64 था, प्लस का लिख दिया, माइनस प्लस का 9 था उसको माइनस का कर दिया, तो साइन यहाँ पे पलट लिए, साइन यहाँ पे पलट लिए। अब जाके अगर देखोगे, अगर टोटल बड़े वाले ट्रायंगल से, टोटल बड़े वाले ट्रायंगल में से इतना पार्ट अगर तुम हटा दो, या किससे करें, इतना पार्ट अगर तुम हटा दो तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास ये जो है क्वाड्रिलेटरल वो बच जाएगा। और वही चीज़ ऊपर पूछी गई है, क्या है ये, सी ए बी डी। तो अगर हम इसको माइनस करते हैं फिगर वाइज, तो फिगर वाइज माइनस करने पे यहाँ पे बचेगा क्वाड्रिलेटरल सी बी डी ए, शायद ये बच रहा है जो भी है, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ ए सी। अब देखो राइट हैंड साइड में तो वही आ गया जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, अब बस लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर लें, आंसर हमारा आ जाएगा। 64 माइनस 9 करना है, मतलब हो जाएगा हमारे पास 60 माइनस 5 मतलब 55 अपॉन 64, ये आंसर आ गया हमारे पास। इसको भी नोट कर लो भाई, ये आखिरी क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा बताते हैं, फटाफट कर लो।
ठीक है भाई, तो अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है, सॉरी एक्सरसाइज पे आते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है भाई? नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास है, कहाँ गई? टेंजेंट और सेकेंड के बारे में। टेंजेंट और सेकेंड के बारे में, ठीक है। टेंजेंट एंड सेकेंड प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। सर्कल में कुछ लाइनें होती हैं, जिन स्पेशल लाइंस होती हैं, जैसे एक लाइन सर्कल के अंदर, सर्कल के साथ तो बहुत सारी लाइनें होती हैं वैसे तो, जैसे कि हमने पढ़ रखा है कि सर्कल के अंदर आने वाली किसी भी लाइन को, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने वाली लाइन को, ए से बी तक जाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। वही कॉर्ड, कॉर्ड। हाँ वेरी गुड, वही कॉर्ड अगर सेंटर से पास होती जाए, इसको टच करते जाए, डायमीटर। तो डायमीटर हो जाती है भाई वो। ये तो हमने सेंटर के अंदर की बात करी, सर्कल के अंदर की बात करी, ठीक है। वैसे ही कुछ लाइनें होती हैं, जिन स्पेशल लाइनें होती हैं, जिनका नाम हमने लिखा हुआ है टेंजेंट एंड सेकेंड। इसको तुमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री में इसको टैन पढ़ते हैं, और सेकंड को सेक पढ़ते हैं। जो टैन और सेक पढ़ के आए हो ट्रिग्नोमेट्री में, वो उनका फुल फॉर्म यही होता है, टैन का फुल फॉर्म होता है टेंजेंट, और सेक का फुल फॉर्म होता है सेकेंड, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या सीखा है? ट्रिग्नोमेट्री और इसमें कोई रिलेशन तो वैसे तुम्हें दिखेगा नहीं, ठीक है। वो इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि उसमें मैथमेटिकल अप्रोच होती है पूरी, बिल्कुल सॉल्व करना होता है मैथमेटिक्स के थ्रू, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू दिखाना होता है। और इनका जो मेल तुम्हें देखने को मिलेगा वो बहुत आगे हायर ऑर्डर मैथमेटिक्स में देखने को मिलेगा, फिलहाल तो नहीं मिलेगा। तो उसकी चिंता तुम्हें करनी नहीं, बस पता होना चाहिए टेन और सेकेंड का मतलब क्या होता है, और ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो अब सबसे पहले तो हम आज सर्कल है ना लाइन ले लेते हैं, आज सर्कल एंड लाइन। और जब भी हम लाइन की बात करेंगे, वो लाइन स्ट्रेट लाइन है, पहली बात तो ये दिमाग में याद रखना। तो एक सर्कल और एक लाइन अगर हमने ले रखी है, तो उसके साथ तीन केस हो सकते हैं, ठीक है। पहला केस हो सकता है कि एक सर्कल है, ठीक है, और एक लाइन है। अच्छा बताओ, सर्कल और लाइन जो है, ये स्ट्रेट लाइन और ये सर्कल है, ये मैक्सिमम कितनी जगह मीट कर सकते हैं? इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो सकते हैं मैक्सिमम इन दोनों के बीच में? किसी को पता है? सर एक ही हो सकता है एक टाइम पे। एक ही हो सकता है, चलो देखते हैं। तो कंडीशन देखो, तीन केस बन सकते हैं। केस वन तो ये हो गया। केस वन ऐसा केस होता है जब लाइन जो है सर्कल के बाहर है, उस केस में ये लाइन और ये लाइन और ये सर्कल के बीच में कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, तो इंटरसेक्शन के पॉइंट क्या है? जीरो, केस वन के लिए। केस टू ये हो सकता है कि ये जो लाइन है, ये जस्ट टच करके जा रही है, अब अच्छी सी लाइन बनी नहीं है, लेकिन सपोज कर लो ये जस्ट टच करके जा रही है, सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है स्ट्रेट लाइन, वो होता है केस टू। और ऐसी ही लाइन को, जब लाइन और सर्कल के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जैक्टली वन हो, तो इस लाइन को, जो लाइन एल बनी है, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है, वो होती है टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट लाइन का नाम है, और कैसी लाइन का नाम है? जो कि सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। यस सर। अब अगर इसी लाइन को हम अंदर घुसेड़ दें, तो ये लाइन जो है सर्कल को दो पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये केस थ्री हो गया। तो इस केस में इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो टू हो गए। और ऐसी लाइन जो सर्कल को एग्जैक्टली टू पॉइंट पे टच करती है, उसको हम बोलते हैं सेकेंड। इसके अलावा एक सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन के बीच में कोई और रिलेशन नहीं होता है। मतलब मैक्सिमम पॉइंट जिसपे एक स्ट्रेट लाइन किसी सर्कल को टच कर सकती है, वो दो हैं। मैक्सिमम दो पॉइंट है जब हम स्ट्रेट लाइन और सर्कल की बात कर रहे हैं, तो कितने पॉइंट होते हैं मैक्सिमम की लाइन टच कर सकती है? दो पॉइंट। और ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करती है, उसको सेकेंड बोलते हैं, सेकेंड लाइन बोलते हैं। और ऐसी लाइन जो कि सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। इतनी बात क्लियर हुई? इसको नोट कर लो जरा फटाफट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? चलो अब आगे बढ़ना, नोट कर लिया होगा ना, आगे बढ़ना। ठीक है चलो, अब एक और चीज बता देते हैं इसके बारे में, टेंजेंट के बारे में। दूसरी चीज है नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट
टू सर्कल, ठीक है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मैं सिंपल सा मतलब बताते हैं। अगर तुम्हें एक पॉइंट दिया है तो उस पॉइंट से तुम कितनी टेंजेंट बना सकते हो, ठीक है, ये हम तुम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी 3 केस है भाई। पहला केस है ये सर्कल है, और जो पॉइंट तुम्हें बनाने के लिए दिया गया है टेंजेंट वो सर्कल के अंदर है, ये पॉइंट पी है। अब अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है, तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, तुम ऐसी लाइन पी से निकाल ही नहीं सकते हो जो कि सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे। अगर निकालोगे लाइन तो देखो यहाँ पे भी टच हो रहा है, यहाँ पे भी टच हो रहा है। ये वाली लाइन निकालोगे तो यहाँ पे भी टच हो रहा है, यहाँ पे भी टच हो रहा है। तो अगर केस 1 की बात करें तो मतलब क्या है, इनसाइड, अगर पॉइंट हमें इनसाइड सर्कल दिया है तो हम कितनी टेंजेंट बना सकते हैं, 0। 0. वेरी गुड। ठीक है, अगर हमें पॉइंट जो है ऑन द सर्कल, 3 केस हो सकते हैं, एक इनसाइड सर्कल हो गया। अगर एक पॉइंट ऑन द सर्कल दिया है, सर्कल के ऊपर, सर्कल के सरफेस के ऊपर मान लो यहाँ दिया है, तो उस पॉइंट से एग्जैक्टली 1. हाँ वेरी गुड, एग्जैक्टली 1 टेंजेंट बन सकती है, जो कि ये हो जाएगी भाई। ठीक है, एक टेंजेंट बना सकते हो। वैसे केस 3 अगर हम देख लें, अगर पॉइंट बाहर दिया है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, इसी पे क्वेश्चन आते हैं हमारे। अगर पॉइंट सर्कल के बाहर दिया है, आउटसाइड सर्कल, आउटसाइड सर्कल मान लो यहाँ पे पॉइंट दिया है, तो इस पॉइंट पी से एक टेंजेंट तुम ऐसे बना सकते हो, ये हम टच नहीं कर रही है हमारी, लेकिन मान लो टच कर रही है, ठीक है, एक तुम ऐसे बना सकते हो, और वैसे ही इस पॉइंट से जाने वाली एक टेंजेंट तुम ऐसे भी बना सकते हो, ये आर ले लिया हमने। तो अगर एक पॉइंट आउटसाइड सर्कल है तो उस पॉइंट से ये पॉइंट कहीं पे भी हो, बस आउटसाइड होना चाहिए, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कहीं पे बना दो एग्जैक्टली exactly, ठीक है, एग्जैक्टली exactly 2 टेंजेंट हम उस पॉइंट से बना सकते हैं। और इसी बाहर से बनने वाले टेंजेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इसको थ्योरम में हम पढ़ेंगे, उसको क्वेश्चन में लगाएंगे। तो ये केस भी याद रख लो भाई। ठीक है, ये फिगर है, ठीक है, इसमें तुम समझ सकते हो पहला केस तो किसी काम का है नहीं, दूसरा केस भी ठीक ही ठाक है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसा ही ऊपर वाले में ही था, टेंजेंट वाला सबसे इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, डायरेक्टली तुमसे कभी पूछेगा नहीं, लेकिन तो पता होना चाहिए, इतना बेसिक चीज है, इससे ही थ्योरम बनती है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ बेटा, अच्छा आगे बढ़े, चलो। अब सर हम कल की और आज की सर क्लास शेयर कर दिएगा, नेट ही नहीं चलता है मेरा। कल की तो बेटा, कल तो क्लास ही नहीं हुई थी, आज की शेयर कर देंगे हम। यस सर, मतलब आज की कर दिएगा हाँ, सर, नेट नहीं चलता है मेरा इसमें। सैटरडे की हमने करी थी कि नहीं करी थी, सैटरडे की क्लास हुई थी ना शायद, 23 की करी थी। 23 की, हाँ यस 23 सर। की। चलो ठीक है, तो अब जरा फटाफट थ्योरम बता देते हैं। थ्योरम नंबर ये लिखा हुआ है इसमें 9। थ्योरम नंबर 9 कहती है, देखो थ्योरम नंबर 9 और 10 एक साथ समझ लेते हैं। थ्योरम नंबर 9 कहती है हमसे कि ये सर्कल है, ठीक है, बड़ी फेमस इक्वेशन, वो थ्योरम है, तुम्हें पता भी होगी शायद। ये सर्कल है और इससे जाता है एक टेंजेंट है, अगर मान लो ये मान लो मीट कर रहा है पॉइंट पी पे, तो इसके सर्कल के सेंटर और टेंजेंट पे जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। जब भी हम टेंजेंट कहते हैं तो पता होना चाहिए टेंजेंट डेफिनेशन क्या होती है, ऐसी लाइन, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे ही टच करे, उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। ये बात तो सबको क्लियर है ना, टेंजेंट और सेकंड की डेफिनेशन तो लिखानी नहीं पड़ेगी ना, जो ऊपर हमने बताया था पहला पार्ट, वो टेंजेंट और सेकंड की डेफिनेशन ही थी। ठीक है, जब हम टेंजेंट बोले तो दिमाग में इमेज बना लेना। तो पहली प्रॉपर्टी जो है, पहली थ्योरम कहती है कि अगर एक टेंजेंट है किसी सर्कल पे, तो उसका जो एंगल बनता है सेंटर से सर्कल के, वो होता है 90 डिग्री। ठीक है, थ्योरम नंबर 9 ये हो गई। थ्योरम 10 तुम समझ सकते हो, थ्योरम 10 जो हो गया इसका कन्वर्स हो गया। ठीक है, तो बड़ी आसान सी है। अगर एक लाइन और एक लाइन जो कि सेंटर से एंगल इसका 90 डिग्री बन रहा है, तो ये 101% ये टेंजेंट ही होगी, ये कहता है, इसका रेसिप्रोकल हो गया। अगर एंगल नाप लो, एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो वो टेंजेंट होगी। ठीक है, 90 डिग्री नहीं बन रहा है तो अलग बात है भाई। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? No, sir. चलो, थ्योरम 9 और 10 हो गई, अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब आगे जो थ्योरम है वो जो सेकंड हमने बताया था, नंबर ऑफ लाइन वाला जो जहां बताया था, उससे होती है। ठीक है, तो हमने थर्ड केस जो तुम्हें बताया था, हम डायग्राम यहाँ पे बना देते हैं ऐसे करके, ये हो गया सर्कल। अगर हमने एक पॉइंट आउटसाइड द सर्कल ले लिया, तो इस पॉइंट से एग्जैक्टली 2 लाइनें बन सकती हैं, अरे टच ही नहीं हुई, तो इस पॉइंट से एग्जैक्टली 2,
ये बना दिया, चलो एक टेंजेंट ये बन गई और एक टेंजेंट ये बन गई, ठीक है। हमारी स्ट्रेट नहीं बन रही है, तुम लोग स्केल 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 रख के बनाना भाई, आलसीपना मत करना, ठीक है, तो अच्छी बनेगी। ये पी हो गया, ये सॉरी पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, ठीक है। तो अगर हमने ये पॉइंट लिया है, कोई भी पॉइंट पी लिया है, उससे दो टेंजेंट बनती है, तुम्हें पता है, ठीक है। थ्योरम फोर्थ जो ये थ्योरम 11 है, ये थ्योरम 11 क्या कहती है कि पहले तो ये दोनों टेंजेंट है, तो अगर ये सेंटर है तो सेंटर से ये वाला जो एंगल है वो भी 90 डिग्री बनेगा, और सेंटर से ये वाला जो एंगल है वो भी 90 डिग्री बनेगा। और हमने एक लाइन यहाँ से यहाँ तक एक और खींच ली, ठीक है। तो थ्योरम 11 बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसके 3 पार्ट हैं। थ्योरम 11 का पहला पार्ट हमसे कहता है कि अगर एक पॉइंट P से दो टेंजेंट बनी है तो दोनों की लेंथ जो है, यहाँ हम एक काम करते हैं, नोटेशन चेंज कर देते हैं, जो तुम्हारी बुक में लिखा है वही हम बता देते हैं, तुम्हें आसानी होगी थोड़ी। PA PB लिखा है, ठीक है। तो उस केस में अगर एक पॉइंट से टेंजेंट बनी है तो ये लेंथ जो है वो इस लेंथ के इक्वल होगा, दोनों टेंजेंट की लेंथ जो है, मतलब PA जो है वो PB के इक्वल होगी। पहला पार्ट थ्योरम का ये कहता है। अगर एक एक्सटर्नल सर पॉइंट, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। नहीं नहीं अच्छा हाँ, अगर ट्रायंगल ए PAB की बात करो, मतलब अगर इसको जोड़ दो यहाँ से यहाँ तक, तब तुम कह सकते हो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, बिल्कुल ठीक है। तो पहला तो ये हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, वेरी गुड। तो दूसरा क्या कहता है, दूसरा हमसे कहता है कि अब ये लिख लो जरा, ये लिख लो, ये है एंगल सबटेंडेड बाय टेंजेंट एट सेंटर आर इक्वल। ये स्टेटमेंट लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आगे काम आएगा। एंगल सबटेंडेड बाय टेंजेंट ऑन एट सेंटर आर इक्वल, मतलब क्या है भाई, ये टेंजेंट जो सर्कल पे एंगल सबटेंड कर रही है, हम टेंजेंट PA की बात कर रहे हैं, PA जो टेंजेंट है, ये वाली जो टेंजेंट है, ये वाली, ये सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रही है वो ये एंगल है, ठीक है। और PB वाली जो टेंजेंट है, वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रही है वो ये वाला एंगल है। मतलब थ्योरम 2 हमसे कह रही है कि एंगल AOP जो है वो इक्वल होगा एंगल BOP के। ये थ्योरम 11 का सेकेंड पार्ट कह रहा है कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक। और ये प्रूव कैसे होता है, बड़ी सिंपल सी बात है भाई, सिमिलैरिटी का यूज करके बड़ा आराम से प्रूव हो जाता है, सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी जो भी है। बस तुम्हारे कोर्स में प्रूव नहीं है तो चिंता मत करना। ये सेकंड पार्ट हो गया थ्योरम का। इन दोनों को नोट कर लो जरा, तीसरा पार्ट भी यहीं पे लिख देते हैं। नोट कर लिया ना? तो सेकंड पार्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, AOP जो है वो BOP के इक्वल हो गया भाई। तीसरा पार्ट हमारा क्या कहता है, तीसरा पार्ट हमसे कहता है टेंजेंट आर इक्वली इंक्लाइंड। तीसरा पार्ट कहता है टेंजेंट आर इक्वली इंक्लाइंड, टेंजेंट आर इक्वली inclined to line joining, line joining the point, कौन सा पॉइंट, पॉइंट P, लाइन जॉइनिंग पॉइंट, ठीक है, ब्रैकेट में P लिखा है, एंड सेंटर, किसका सेंटर भाई, ऑफ सर्कल, सर्कल का सेंटर होना चाहिए भाई, इसको ब्रैकेट में लिख दिया। तो कहने का मतलब है कि लाइन इक्वली इंक्लाइन है, कहाँ पे इक्वली इंक्लाइन है, उस लाइन पे जो कि पॉइंट P से सेंटर की तरफ जा रही है, इस लाइन पे, ये वाली लाइन पे इक्वली इंक्लाइन है, मतलब ये वाला जो एंगल बन रहा है वो नीचे वाले एंगल के इक्वल होगा। इंक्लाइनेशन का मतलब ये वाला हो गया, और एंगल सबटेंडेड बाय ट्रायंगल जो है, सॉरी एंगल सबटेंडेड बाय टेंजेंट जो है, याद रखना इससे, ये क्या है, ये वाला क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय टेंजेंट ऑन सेंटर, ठीक है। ये वाला क्या है, इंक्लाइनेशन ऑफ टेंजेंट ऑन सेंटर। तो ऐसे भी याद रखना है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है। तो हम इसको लिख लेते हैं, तीसरा वाला भी। तीसरा वाला हमसे कह रहा है कि एंगल APO जो है वो इक्वल टू है एंगल BPO के, ठीक है। ये 3 थ्योरम है, ठीक है। ये एंगल क्या है, सब एंगल सबटेंडेड है
बाई टेंजेंट ऑन सर्कल, ये इंक्लाइनेशन है ऑफ टेंजेंट ऑन लाइन जॉइनिंग पीओ लाइन, ठीक है, लाइन जॉइनिंग पॉइंट एंड सेंटर। तो ये थ्योरम 11 जिसके 3 पार्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, समझ गए होगे। ठीक है, अब बाकी 2-3 थ्योरम और बची हैं, इसको एक काम करते हैं अब कल ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल 2-3 चीज़ें और हैं, टचिंग सर्कल और वो सब, तो ये सब हम इसकी क्लास का आज दे देंगे हम तुम्हें वीडियो अपलोड करके। बाकी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ लो फटाफट, नहीं तो क्लास ओवर करते हैं। चलो ठीक है, फिर क्लास ओवर करते हैं भाई।